और न्यूज 18 के मंच से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास इंटरव्यू के दौरान किरण रिजिजू ने कांग्रेस के वोट चोरी, डेड इकोनॉमी जैसे आरोपों पर तीखा पलटवार किया, तो वहीं मुंबई अटैक्स का जिक्र करते हुए कांग्रेस के सरेंडर पर सवाल भी उठाए। आपको दिखाते हैं किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थैंक यू सो मच रिजू साहब फॉर कमिंग हियर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ये इवनिंग का। आप मोदी सरकार के सबसे डायनेमिक मंत्रियों में से एक हैं। आपके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन वाला मंत्रालय है। राहुल गांधी को कौन बनाएगा, अखिलेश यादव से कौन बात करेगा, तो आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम इस समिट में है। दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ के बारे में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा तो कोई राज नहीं है। मैं खुश रहता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ, और उसी से मेरा थोड़ा फिटनेस लेवल अच्छा रहता है, और मैं टेंशन में नहीं रहता हूँ। टेंशन में ही रहते हैं। हमने देखा पुशअप्स भी बहुत लगाते हो। वो फिजिकल एक्टिविटीज तो मौका लगे तो कर लेता हूँ, मगर सबसे पहले मेंटल लेवल में आप शांति से रहना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया? क्योंकि हम तीसरे से पहले नंबर पर कैसे पहुंचेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। देखिए, स्टार्टअप का तो आप मालूम है 2014 से पहले तो बिल्कुल नहीं के बराबर थे। प्राइम मिनिस्टर ने जब स्टार्टअप का एक पुश दिया, आज इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है हमारे देश में। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलस नेशन, we are bound to be up there, but our potentials were never unleashed. But in last 11 years, I feel that our young generation are showing their talents, their potentials, and they're getting platforms. So the ecosystem which Prime Minister has created in the country is showing the result. And आगे जाएगा। हम नंबर 3 से 1-2 का रास्ता बंद नहीं है हमारे लिए। जी मेरा अगला क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने हेल्थ की बात करी, स्टार्टअप की हेल्थ की बात करी, जरा पॉलिटिकल हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है वाकई इंडिया डेड इकोनॉमी है, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया? डू यू थिंक सो? आप तो इतने साल से इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर का आप न्यूज कवर कर रहे हैं। एक चीज इसमें जितने भी बैठे हैं आप भी एग्री करेंगे, जब इंडिया 2004 से 2008 तक 8% प्लस ग्रो कर रहे थे, तो सेलिब्रेशन था देश भर में। सब लोग कहते थे इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एट दैट टाइम चाइना वाज ग्रोइंग एट 9% प्लस, सो इंडिया वाज ग्रोइंग 8% प्लस, और दुनिया बढ़ रहा था। आप इंडिया चाइना को छोड़ दीजिए, द होल वर्ल्ड वाज ग्रोइंग। इट्स अ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर स्लम्स, देयर आर ग्रोथ। आज जब पूरा दुनिया 2% से नीचे में ग्रो कर रहा है, तब इंडिया 7% से ऊपर ग्रो कर रहा है। ये असली अचीवमेंट है। पर तो राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, या आप लोग समझा नहीं पाते? कारण क्या है? देखिए, राहुल गांधी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, बट एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हम लोग मिलते रहते हैं, और मेरा ड्यूटी है, मुझे झगड़ा नहीं करना है। पार्लियामेंट चलाना है तो सबको मिलके चलाना होता है। तो मैं हर दिन सुबह पार्टी के जो नेता होते हैं उनसे मैं बात करता हूं। मैं राहुल गांधी के पास मैं खुद भी जाता हूं, मैं खड़गे जी के घर में मैं खुद जाता हूं। कितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, हम तो बहुत साल सरकार में नहीं रहे हैं। हमसे पहले हमारा पार्टी का प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, और वेंकैया नायडू जी, तो सीनियर हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा चलाया। उनसे मैंने बहुत सीखा है, मगर मेरा एक अलग मेरा तरीका है कि मैं जाता हूं उनके घर। मैं, वो जूनियर एमपी है, छोटे पार्टी है, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं हर एक एमपी को, आपने जूनियर एमपी करे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं वो। मेरे लिए बड़ा छोटा नहीं, हम सब कलीग्स हैं। तो अब राहुल गांधी जी, मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि आगे वो और मैच्योर हो जाए। जितना अभी मैच्योर नहीं है आपको लगता है? मैच्योर हो सकता है, लेकिन मैच्योर दिखाते नहीं है।
देखिए, कांग्रेस में कुछ एमपीस है, काफी मेच्योर्ड हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है तो लगता है कि कांग्रेस में टैलेंट नहीं है। ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी कई टैलेंटेड एमपीस है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, अच्छे अच्छे वक्ता जैसे हैं। कौन कौन है टैलेंटेड? नाम बोल के उनका करियर में क्यों बर्बाद कर दूं? चलिए, मेरा अगला सवाल जो है वो देखिए, इस देश के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस देश की अर्थव्यवस्था है, ये सब। अभी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस देश में एक बड़ा डिबेट खड़ा करने का प्रयास है कि यहां पर इलेक्शन चोरी होते हैं, वोट चोरी होते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बिकॉज राहुल गांधी इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग इट। नहीं, वो तो मैंने अपने रिमार्क में भी ब्रीफली टच किया। जब कांग्रेस 2 बार हारा और एक बार 44 एमपी में सीट मिला, एक बार 52, तब वोट चोरी नजर नहीं आया। जब तीसरी बार भी हार गए तो कोई रास्ता नहीं है तो वोट चोरी का नारा लगाया। मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकता हूं, शायद आप लोग को मालूम होगा, राहुल गांधी के पास कुछ एडवाइजर्स हैं। बेसिकली वो एनजीओ ये लोग हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि अब आप सिस्टम पे टारगेट करना शुरू कर दो। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी क्वेश्चन सो दैट यू बिकम एन अल्टरनेटिव। तो उनको किसी ने बोल दिया कि आप शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटी यही बात करते रहो, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। बाकी को छोड़ दो, 25% को छोड़ दो, 75% को हैमर करते रहो। एक ये पार्ट पड़ा है। दूसरा है, सरकार के ऊपर जो आस्था है, क्रेडिबिलिटी है, उसको हिट करो कि ये सरकार इलेजिटिमेट है, ये चोरी करके आया है, ये डिक्टेटरशिप है, ऐसा टारगेट करो। फिर सिस्टम को टारगेट करो, फिर इंस्टीट्यूशन को टारगेट करो। तो इनका एक इलिबरल गैंग एक बैठा हुआ है, हर समय सुप्रीम कोर्ट से जब इनके हक में फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, जब करप्शन करता है तो सीबीआई, ईडी को टारगेट करता है। तो ये जो सिस्टम को टारगेट तब करते हैं जब आप सिस्टम के अंदर में बैठ करके आप लेजिटिमेट अथॉरिटी प्राप्त नहीं कर सकता है, तब आप सिस्टम को क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। बट मोदी जी का क्रेडिबिलिटी इतना ज्यादा है इस देश में कि जो लोग सिस्टम को क्वेश्चन करता है उन्हीं को पब्लिक सबक सिखाता है। लेकिन सिस्टम को टारगेट किया जाता है। मैं इसलिए इस मंच पे ये सवाल पूछ रहा हूं, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, स्टार्टअप इंडिया का मजाक उड़ाया गया। 2014 में पहली बार हम सरकार में आए, उससे पहले जितना सरकार का स्कीम चलता था तो हम लोग तो साथ देते थे ना। सरकार मतलब देश का जो सरकार है वो देश का कार्यक्रम होता है। इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम में हम लोग भी सम्मिलित होते थे। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग जाते हैं। 15 अगस्त में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा, लेकिन हम सम्मिलित होते थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें हिस्सा लेता ही नहीं। आप बताइए, एक तस्वीर मुझे दिखाइए। फिट इंडिया का आपने बात किया है। फिट इंडिया मूवमेंट देश को एक सशक्ति बनाने के लिए, देश को फिट बनाने के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से, फिटनेस की दृष्टि से एक तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी कोई फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम में टी शर्ट डाल के घूमते हैं, वो फिट टी शर्ट डालते हैं, वो बहुत फिट हूं मैं। वो टी शर्ट डालने का कारण अलग है। फिटनेस क्या कारण है मैं बात बताऊंगा। ये राहुल गांधी जी, ये जो कोई भी एक प्रोग्राम आप मुझे दिखाइए कि मेक इन इंडिया में कभी एक बात समर्थन किया है क्या? गवर्नमेंट का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम में कभी सम्मिलित हुआ है क्या? कोई भी देश का प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम में कभी भी वो साथ नहीं देते हैं, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बोलता है कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। वो भी पार्लियामेंट का फ्लोर में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। मतलब वो चाहता है कि इंडिया फेल हो जाओ। कितना मानसिकता नकारात्मक है कि देश फेल हो जाए और देश हार जाए ताकि वो पावर में आएगा, मोदी जी को पब्लिक नाराज होगा। इस मानसिकता से
देश का आप सेवा नहीं कर सकता है। एक अभी गवर्नमेंट भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 26/11 जब मुंबई में 26/11 हुआ, उसके बाद हमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने रोक दिया था। वो तो मैंने इस पे मेरा बयान भी था, मैंने एक इंटरव्यू में कह चुका हूं। ये सिर्फ 26/11 ही नहीं है, उस समय जो न्यूक्लियर ब्लास्ट करना था नरसिम्हा राव जी के समय में, कई ऐसे कांग्रेस समय है जो अमेरिका का दबाव में कर ही नहीं पाया, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनमें दम नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते तो यहां सरेंडर का बात निकलते हैं। तो हमने पूछा है कि चिदम्बरम ने तो कह दिया कि कांग्रेस अमेरिका का दबाव में सरेंडर किया है, तो कांग्रेस माफी मांग सकता है क्या देश को? इतना बड़ा 3 दिन तक आतंकवादी हमला लाइव, किसी देश के ऊपर में लाइव हमला, मैं मानता हूं ये सिर्फ टॉर्चरस नहीं है, ये ह्यूमिलेटिंग था। हमारा देश का फाइनेंशियल कैपिटल में 5 स्टार होटल के अंदर में 3 दिन आतंकवादी अटैक करता रहा, लाइव टेलीकास्ट चलता रहा, और उसके बाद भी जवाब नहीं दे पाया, बोलता है कि हम बातचीत करेंगे। इससे बड़ा निकम्मा किसी सरकार को आप इस रूप में नहीं देख पाएंगे जो हमने कांग्रेस को देखा था। कांग्रेस का अपना स्टैंड है, उसके ऊपर मैं वापस आता हूं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। क्या आपको लगता है कि बिहार इलेक्शंस के ऊपर, क्या आपको लगता है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि वहां पर भी आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है, चुनाव घोषणा हो चुका है, और सीट हमारा तो एनडीए का सीट घोषणा भी हो चुका है। इन लोगों का तो अभी भी सीट का कोई फैसला नहीं हो पाया, बहुत स्मूथली जा रहा है। और बिहार इलेक्शन और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग स्टार्टअप्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा message to them? बहुत ही सिंपल मैसेज है अपना यंग जनरेशन के लिए, जो स्पेशली जो स्टार्टअप्स में रुचि रखते हैं। इतना इस दुनिया में हम लोग इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। सेकेंडली, देश के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा, मायूसी कभी भी नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा, आप बिल्कुल सक्सेस होगा, रोक नहीं सकते हैं। और तीसरा, आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं, आगे आपको और ज्यादा महसूस होगा कि हम एज ए इंडियन, एक भारतीय होने के नाते हम कितना गौरव करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, कि एज एन इंडियन इतना मौका आपको जो मिल रहा है। पहले हमारा देश से लोग मायूस होकर बाहर जाते हैं, अब आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हमारा इंडिया जो है एक डेस्टिनेशन बनने वाले हैं। इंडिया इज ऑलरेडी बिकमिंग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच सर। आई एम टेम्पटेड टू आस्क लास्ट क्वेश्चन। सबके जीवन में हाईज और लोज आते हैं, ऊपर और नीचे, उतार चढ़ाव आता है। तो जब आपको थोड़ी कभी कभार हर चीज में सक्सेस नहीं मिलता, थोड़ी निराशा हाथ लगती है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर मोटो ऑफ लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मैं मायूसी होता ही नहीं हूं, मैं कभी भी नहीं होता। वैसे मैंने आपको पिछले 20-24 साल से मैं देख रहा हूं आपको, आप ऑपोजिशन में भी थे तब भी बड़े होपफुल रहते। मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूं। कई लोग मुझे सोचते हैं कि ये वो युवा एमपी है, चेहरे को देख करके। राहुल जी से युवा है कि नहीं है? राहुल जी से मैं बहुत बड़ा हूं उम्र में, लेकिन आप उसमें मत जाइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिंदगी में हार जीत, इट शुड नॉट डिफाइन द जर्नी ऑफ योर लाइफ। उसको एक पड़ाव के हिसाब से देखना चाहिए। हार जीत तो पार्ट ऑफ लाइफ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, आप इस मंच पर आए, टेकिंग आउट सो मच टाइम। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए रिजिजू साहब का।